बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब की वापसी और केसेस का सामना, एवनफील्ड और अजीज़िया रेफरेंस के खिलाफ अपीलें। नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, समात जो है पीर तक मुलतवी कर दी गई है। अब देखना यह है कि इन केसेस में नवाज शरीफ साहब को बरियत मिलती है या किस सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाहर मुल्क भी रहे, एक तवील अरसा बाहर मुल्क रहे और फिर अब वापस आए हैं तो केसेस को लेकर मामलात को आगे चला रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन भी करीब हैं। और साथ ही बयानात जो हैं वो हमेशा की तरह वही के वही हैं। मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि पाकिस्तान में तो क्या, लंदन में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। और फिर साथ उन्होंने कहा कि इंसाफ के जो तराजू के पलड़े हैं वो बराबर होने चाहिए। तो अब सवाल यहाँ पे बनता है कि क्या वो पलड़े जो हैं वो बराबर हो चुके हैं। और मरीम औरंगजेब साहिबा का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा जी कि अदलिया जो है अपने ऊपर लगे हुए दाग जो है वो धो रही है और ये कोई लाडलापन नहीं है। जिस तरीके से एहतसाब अदालतों में नवाज शरीफ साहब को बरियत मिल रही है और तमाम केसेस चल रहे हैं। साथ ही अगर निगरान हुकूमत के हवाले से बात करें तो निगरान हुकूमत की, पंजाब की निगरान हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ साहब को पहले ही रिलीफ मिला हुआ है। क्या निगरान हुकूमत इस पोजीशन में है कि वो रिलीफ दे सके? अगर कानूनी दायरा कार में हम रहकर देखें और आइंदा जो है ये रिलीफ अदालत में कितना कारगर साबित होगा। और नवाज शरीफ साहब के हवाले से, अल अजीज़िया और एवन फीड केसेस के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। और अगर देखने में जिस तरीके से मामलात अदालती निज़ाम चल रहा है और अगर यही चलता रहा तो क्या नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन से पहले पहले तमाम केसेस से बरियत मिलेगी और वो उसी तरह इलेक्शन में पूरे धड़ल्ले के साथ आएंगे और मर्द मैदान बनकर, जो एक ख्वाब नून लीग का है नवाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा के हवाले से, वो कितना हकीकत पसंदाना है, क्या वो इस सारी सूरत हाल में पूरा हो पाएगा? और नैब के हवाले से भी ज़रा गुफ्तगू करेंगे कि नैब का किरदार हमेशा इतना मशकूक क्यों रहा है और नैब के खिलाफ अपोजिशन जमातें जो हैं वो बोलती हैं, हुकूमत जो है जब इक़्तिदार में आती है तो बिल्कुल कोई बात नहीं करती, जब इक़्तिदार से बाहर चली जाती है तो फिर नैब का जो किरदार है वो बहुत ही बेरहमाना सा हो जाता है और बेईमाना सा हो जाता है। और बहुत से मानी खेज बातें भी इस हवाले से की जाती हैं। और नवाज शरीफ साहब की केसेस और सजाओं के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और आइंदा आने वाले इलेक्शंस में इनका क्या इम्पैक्ट होगा। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का आपसे तारुफ करा तो जनाब बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं और इन तमाम सूरत हाल को कानूनी पहराओं में वो किस तरह से देखते हैं उनसे इस हवाले से बात करेंगे। जबकि इब्राहिम बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं और तज्ज़ियाकार भी हैं और सियासी कानून के साथ साथ सियासी मामलात को वो किस तरीके से देखते हैं इस हवाले से बात करेंगे। जबकि मसूद रज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, एंकर पर्सन और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान साहब, आपसे बात का आगाज़ करूँगा। सर बताइएगा, आज की जो समात हुई है और नवाज शरीफ साहब पेश हुए और फिर समात मुलतवी भी हो गई, 27 नवंबर को दलाइल तलब कर लिए गए हैं, आपको क्या लगता है आइंदा आने वाले दिनों में इन केसेस से बरियत मिल सकती है नवाज शरीफ साहब को? देखें, जहाँ तक अल अज़ीज़िया और एवरफील्ड केस की बात है, अल अज़ीज़िया केस का फ़ैसला दिया था जज अरशद मलिक साहब ने, जिसमें फ्लैगशिप केस के अंदर बाइज़्ज़त बरी कर दिया था और अल अज़ीज़िया के अंदर इनको 7 साल की सज़ा दी थी और एवरफील्ड के अंदर जज मोहम्मद बशीर ने इनको 10 साल की सज़ा दी थी। चूँकि जो अल अज़ीज़िया केस है, उसके अंदर जज अरशद मलिक जो मरहूम है, उनका किरदार वैसे ही सस्पेक्टेड हो चुका था, डाउटफुल हो हम्म। चुका था, प्रेजुडिस हो चुका था, बायस्ड हो चुका था और जो मेल मुलाकातें उन्होंने की और फिर मेल मुलाकातों के बाद मरीम नवाज़ साहिबा ने जिस तरह उनकी वीडियो को वायरल किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो वीडियोज़ को डिपिक्ट भी कर दिया और उसको डिस्प्ले भी किया गया। अल्टीमेटली ये चीज़ें उनके करैक्टर को इंजोर करने के लिए या कहीं न कहीं हिट करने के लिए हेल्पफुल भी साबित हुई और जजीज़ के बारे में या हमारे लीगल सिस्टम के बारे में और स्पेशली अगर एक्यूज़ के बारे में मैं बात करूँ तो एक्यूज़ के बारे में कहा जाता है ही इज़ अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ और हम्म। प्रोसिक्यूशन जो है हैज़ टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट्स, डेंट्स एंड सस्पेक्ट्स। तो इस तरह के डेंट्स आ जाएँ, डाउट्स आ जाएँ, शकूक व शुबहात आ जाए तो अल्टीमेटली ये सारे बेनिफिट जो है एक्यूज़ पर्सन को वेस्ट कर दिए जाते हैं इन द लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड एज़ वेल। जहाँ तक इनके दूसरे एवरफील्ड के केस की बात है, अपार्टमेंट्स की बात है, तो उसके अंदर भी मेरे ख़्याल में वो मनी ट्रेल के अलावा और कुछ भी नहीं बाकी बचता चूँकि नवाज़ शरीफ साहब को इन केसेस के अंदर जो है वो नाअहल नहीं किया गया था, बल्कि इन केसेस के अंदर ज़रूर डाला गया था जब हम्म। पनामा लीक्स हुई थी, 499 लोगों के उसमें अंदर नाम आए थे। हम्म। लेकिन 499 में से 498 लोगों के खिलाफ तो घेरा तंग नहीं किया गया था, ये शिकंजे में आए तो इनको पनामा में डाला और हकामा में निकाला। और आप जिस तरह हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जुडिशियल मर्डर की बात करते हैं, कहीं न कहीं लोग शायद ये भी इम्पैक्ट या प्रोस्पेक्टिव डेवलप करते हुए एस्टेब्लिश करते नज़र आते हैं कि
जो नवाज शरीफ साहब को भी जुडिशली अगर हम देखा जाए तो हमारे बाय यूजिंग द वेपन ऑफ जुडिशियल ऑर्गन बाय यूजिंग द स्टेट्स ऑफ जुडिशरी इनको इस पॉलिटिकल सिस्टम के स्ट्रक्चर से आउट कर दिया गया था। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर के साथ इस तरह की जो है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चाहे वो लेकिन इमरान खान साहब हो। बैरिस्टर साहब ये भी फरमाइएगा कि आपने मनी ट्रेल के हवाले से बात की, तो वो पेश नहीं कर पाए। देखिए, वो एक बहुत बड़ा मुअम्मा है, दैट इज़ द एक्चुअल बोन ऑफ कंटेंशन, एपल ऑफ डिस्कॉर्ड इन दैट स्पेसिफिक केस। लेकिन आपको पता है कि हमारे मुल्क में जिस भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के खिलाफ जो है चीज़ें अगर फेवरेबल नहीं होती, तो जो जुडिशियल डिसीजंस हैं, वो भी फेवरेबल नहीं होते। हम्म। लेकिन एज़ सून एज़ पॉसिबल जो पॉलिटिकली चीज़ें उसके लिए फेवरेबल होती हैं, तो एयरपोर्ट पे ही उसका बायोमेट्रिक कर लिया जाता है, उसको प्रोटेक्टिव बेल भी दे दी जाती है, इन स्पाइट ऑफ नोइंग द फैक्ट कि जजमेंट भी मौजूद है। एब्सकॉन्डर का जो लीगल स्टेटस है, उसके तमाम राइट्स को जो है वो स्ट्राइक डाउन या डिस्पेल कर देता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको प्रोटेक्टिव बेल भी देगी, एयरपोर्ट के ऊपर बायोमेट्रिक भी कर दिया गया। और अभी चूँकि पॉलिटिकली चीज़ें फेवरेबल है, तो जुडिशरी भी अगर देखा जाए तो सारे फैसले उनके लिए फेवरेबल नज़र आते हैं। इसी तरह अगर तेरमन तहरीक-ए-इंसाफ की हम बात करें, तो उनके लिए इस वक़्त जो है चीज़ें पॉलिटिकली फेवरेबल नहीं है, लिहाज़ा जिस तरीके से 4-4 हफ्तों के अंदर डायरेक्शन दी जा रही है कि साइफर केस के अंदर इनका जो है मुकम्मल तौर पर ट्रायल कंक्लूड किया जाए और फैसला दिया जाए, और एट द सेम टाइम जिस तरह एक एडिशनल सेशन जज साहब ने भी जो है ओवरनाइट से एक चीज़ का फैसला कर दिया जिसका प्रेसिडेंट नहीं मिला। तो मेरे ख्याल में ऐसा हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक और पॉलिटिकल हायरार्की के अंदर जिस शख्स को जो है आप देखेंगे पॉलिटिकली वो जो है वो फेवरेबल है या उसको एक गेन मिल रहा है या वहाँ में पॉपुलैरिटी मिल रही है या आपको नज़र आ रहा है वो किंग पार्टी के तौर पे उसकी पार्टी को प्रिवेल किया जा रहा है उसके एजेंडे को, तो अल्टीमेटली हमारी जुडिशरी किसी तौर पे भी उसके रास्ते में दीवारें चीन साबित नहीं होती, अनफॉर्चुनेटली, और सही। ना ही कोई शीशा पिलाई दीवार साबित। तो मुझे ये लगता है बज़ाहिर एज़ अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज़ अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स और इस मुल्क के एक शहरी होने के नाते जो हम 15-20 साल से इसका सिस्टम देख रहे हैं कि शायद नवाज़ शरीफ साहब से ये जो 10 साल का, 7 साल का ये जो कन्विक्शंस मौजूद हैं, वक़्ती तौर पे तो सस्पेंड थी, लेकिन शायद ये भी मुकम्मल तौर पे स्ट्राइक डाउन हो जाएँगे। सही, यानी कि माहौल बहुत साजगार नजर आ रहा है। इस पे मैं आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं। इब्राहिम बेग साहब फरमाइएगा, नवाज शरीफ साहब पहले अपने आप को अदालत के सामने बेगुनाह साबित क्यों नहीं कर पाए, और अब क्या लगता है कि उनके पास ऐसे ठोस सबूत आ चुके हैं कि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सकें? देखिए, पहले जो ट्रायल हो वो बदनीति की बुनियाद पे केस बनाया गया, उसके पीछे भी बिल्कुल बैड इंटेंशन थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब तो पाकिस्तान में हर शख्स मानता है, उनके मुखालफिन भी मानते हैं। हम्म। ये नहीं है कि पाकिस्तान में करप्शन नहीं हुई, ये नहीं है कि पाकिस्तान में सियासतदान करप्शन नहीं करते, ये नहीं है कि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी और बाकी लोग करप्शन नहीं करते। बात यह है कि आप केस किस नीयत के साथ बनाते हैं, उसके बाद कितनी मेहनत के साथ बनाते हैं, कितना एक एविडेंसेस आप क्रिएट करने की सलाहियत रखते हैं, कितना एक एविडेंस आप चुन के ले आते हैं, उसका हिस्सा बनाते हैं। उसके बाद प्रोसिक्यूशन कितनी स्ट्रांगली उसको वो कर सकती है। ये तमाम फैक्टर्स होते हैं बेसिकली। हम्म। नवाज शरीफ के अब केसेस यकीनन बदनीति के साथ बनाए गए, और फिर उसके कमजोर केसेस हैं, उसके एविडेंसेस कमजोर हैं, उसकी बहुत सारी चीजें उसके उसके अंदर वीक पॉइंट्स मौजूद है। इवन देन उनको छोटी मोटी सजा होगी ट्रायल कोर्ट से, अभी अपील में मौजूद है, अपील चली गई है, हाई कोर्ट उसको सुन रहा है। हाई कोर्ट से बरी होने के चांसेस कई लिहाज से है। पहली बात तो ये है, ये केसेस, इनका एविडेंस ये सारे का सारा कमजोर है, एक बात हो गई। सेकंड ये है, एक मरियम इस केस से बरी हो चुकी है, सबसे बड़ा पॉइंट है। इसके अलावा तीसरी चीज ये है कि प्रोसिक्यूशन कौन कराएगा? नायब कराता है, नवाज शरीफ के हक में है। नायब जब उसको सजा होती है नवाज शरीफ को, उस नायब उसका मुखालिफ था, आज नायब उसका फ्रेंडली है, उसके हक में है। तो आप मुझे बताएं, जब प्रोसिक्यूशन हक में हो, को अक्यूज बरी हो चुका हो, एविडेंस बहुत वीक हो, बदनीति के साथ केसेस बनाए गए हों, तो आपको क्या लगता है कि इसके बरी होने के पूरे चांस मौजूद हैं? और उसका यकीनन एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी मौजूद है। जब रियासत किसी के खिलाफ हो रही होती है, तो उसके फैक्टर्स के पैरामीटर बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। जब रियासत किसी शख्स के हक में हो जाती है, तो उसके पैरामीटर बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, क्योंकि रियासत हमारी बजाते खुद मुद्दई के तौर पे काम किया है, तो एक मुद्दई होती है।
सही बेग साहब, ये भी फरमाइएगा, यानी कि इस सारी सूरत हाल में भी आपको फेवरेबल माहौल ही नजर आ रहा है? इंतहाई फेवरेबल माहौल है इस वक्त नवाज शरीफ के हक में, ना सिर्फ रियासती सतह पे बल्कि उसके साथ कनेक्टेड कानूनी सतह पे भी यही हो रहा है कि जब आप दो अक्यूज हैं जिनको सजा हुई है, एक अक्यूज आके बरी हो जाता है, अपील में आके उसको बिल्कुल बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, तो आप मुझे बताएं उस केस की बजाते खुद क्या हैसियत रह जाती है, उस ट्रायल की हैसियत क्या रह जाती है, उस प्रोसिक्यूशन की हैसियत क्या रह जाती है? जब उसकी कोई हैसियत ही नहीं रहती तो आगे आप मुझे बताएं कि बरी होने के चांसेस तो मैक्सिमम है। और दूसरा, नैब जो उसका मुद्दाई भी है, रियासत जो उसकी मुद्दाई है, नैब प्रोसिक्यूशन कराएगा। सही बेग साहब, नैब के किरदार के हवाले से मैं आपसे मजीद बात करता हूं, क्योंकि मसूद रजा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मसूद साहब बहुत शुक्रिया। सर फरमाइएगा, मरियम औरंगजेब साहिबा का बयान आपने भी सुना, पढ़ा, देखा सब कुछ, कि अभी लीगी रहनुमाओं के हवाले से कोई लाडलापन नहीं है, बल्कि अदलिया खुद पर लगे हुए नाइंसाफी के दाग धोल रही है। इससे पहले मरियम नवाज साहिबा बारहा कह चुकी कि इंसाफ के जो तराजू है उसके पलड़े भारी होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इंसाफ के तराजू के पलड़े हैं, पहले भारी थे, अब बराबर हो चुके हैं? देखिए, ये तो सारे सियासी बयान हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। ये सारे सियासी बयान ही, आपके पास लीगल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, और जो कानूनी हैसियत है मियां नवाज शरीफ साहब की, वो एब्सकॉन्डर थे, वो जेल की कोठरी से निकल कर गए थे इलाज कराने के लिए, और उनकी 7 साल की और 10 साल की सजाएं थी, जिनके मुअत्तल होने की गुंजाइश बहुत कम थी। जब वो वापस आए हैं तो उनको एक प्रोटेक्टिव बेल का मिल जाना, और फिर एयरपोर्ट से जलसागाह में जाना, फिर नाअहली के होते हुए, सियासी तौर पे तो कानूनी तौर पर नाअहल है ना, वो तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज बड़ी आसानी के साथ कर रहे हैं। ये सब कुछ उनके कानूनी पोजीशन को देखते हुए साफ नजर आता है कि एक छूट है उनके लिए। हमारे यहाँ कानून वही मकड़ी के जाले की तरह है, जिसे दरिंदे फाड़ के निकल जाती है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उसमें फंस जाती हैं। तो ये एक बार फिर साबित हुआ है, एक बार फिर ये साबित हुआ है कि अगर आप लाडले हैं तो फिर आपके लिए तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में आइन और कानून का रोना हम कहां तक रोएं? इस मुल्क में इलेक्शन अपने वक्त पर नहीं हुए, इस मुल्क में आइन टूटा है, बार बार टूटा है, अदालती फैसले मौजूद हैं, उन पर अमल दरामद नहीं हुआ है, और ऐसी सूरत में नवाज शरीफ साहब की वापसी और ड्यू प्रोसेस से उनका ना गुजरना मुझ जैसे एक आम आदमी को ये दोबारा यकीन दिलाता है कि हमारे मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है, ना थी, ना ही इसके कोई आसार नजर आती हैं। तो अनफॉर्चुनेट है ये सारा कुछ। मियां नवाज शरीफ साहब को चाहिए था ड्यू प्रोसेस से गुजरते, अदालतों का एहतराम करते, उनके फैसलों का एहतराम करते, लेकिन उन्होंने सियासी नारों को और अपनी सियासी पोजीशन को इस्तेमाल किया है इस दौर में, 2023 में, एक ऐसे दौर में जहां पर सोशल मीडिया के थ्रू पुरानी नई बातें बच्चे बच्चे को हिफ्ज हैं इस वक्त। तो ये उनको उन्होंने खुद ये फैसला किया है कि वो वजीर आजम बनना तो चाहती हैं, लीडर बनना नहीं चाहते। अगर लीडर बनना चाहते होते तो ये गलत फैसले थे, अगर इन पर वो एतबार नहीं करते। लेकिन फिर भी कौन सा पाकिस्तानी ऐसा है जो कानून का एहतराम ना करे, आइन का एहतराम ना करे, अदालतों का एहतराम ना करे और आजाद घूम रहा हो? या तो ये मियां नवाज शरीफ साहब कर सकती हैं, या उसी स्टेचर के और लोग कर सकती हैं। तो ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ी नाउमीदी की बात है, अपने अदालती सिस्टम के हवाले से, अपने निजाम के हवाले से। सही, अदालती सिस्टम के हवाले से मजीद बात भी करेंगे मसूद साहब। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आते हैं तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी नाज़रीन। नवाज शरीफ साहब के केसेस और बरियत के मामले के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस के हवाले से मज़ीद समाअत होनी है, पीर तक मुलतवी हुई है, और हमारे साथ बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान साहब भी मौजूद हैं, इब्राहिम बेग साहब भी मौजूद हैं, मसूद रज़ा साहब भी मौजूद हैं। और गुफ्तगू का सिलसिला वकास अब्रेज़ खान साहब आपसे ही दोबारा से शुरू करूँगा। सर, आपने फेवरेबल माहौल की बात की कि हर चीज़ जब फेवरेबल होना शुरू होती है तो मामले जो हैं वो दुरुस्तगी की जानिब जाना शुरू हो जाते हैं। अगर उसको कोर्ट इन कोर्ट दुरुस्तगी कहा जाए, यानी कि इंटरेस्ट, सियासी इंटरेस्ट की बात की जाए। साथ ये फरमाइएगा कि अदालती किरदार क्या इस सारी सूरत हाल में मशकूक नहीं हो जाता? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क का जो इस वक्त प्रेजेंट सिनारियो है, इसके अंदर तो बिल्कुल हमारी जुडिशरी भी कहीं ना कहीं उस शख्स को बेनिफिट करते हुए नजर आती है कि जिस शख्स के अगेंस्ट जो है वो जो तमाम पॉलिटिकली हालात जो है वो फेवरेबल नजर आते हैं। यहाँ पे जो मरीम नवाज साहबा की स्टेटमेंट थी
कि कानून का जो खास तौर पे ये तराजू है, ये जो पलड़ा है, ये इसके अंदर जो है यकसानियत नज़र आनी चाहिए या इसके अंदर जो है वज़न एक जैसा नज़र आना चाहिए। मेरे ख़्याल में तो पाकिस्तान के अंदर जो कानून की आँखों के जो पट्टी बंधी थी या देवी की आँखों पे जो पट्टी बंधी थी, वो पट्टी भी खोल दी ताकि अपने पराए, अमीर, गरीब, नवाज़ और इमरान के दरमियान जो डिस्टिंक्शन है, जो फ़र्क है, जो इम्तियाज़ है, उसको रवा रखे बगैर जो है वो फ़ैसले सादर किए जाएँ। मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जो है आप नैब को ले लें, आप एफआईए को ले लें या हमारे जुडिशियल सिस्टम को अनफॉर्चुनेट ले लें, तो इस तरह के फैसले मिलते हैं। शायद जो है इससे पहले चश्मे फलक ने कोई इस तरह के ना फैसले देके जुडिशली के हवाले से, हमारी पॉलिटिकल रजीम के हवाले से, और एट द सेम टाइम अगर इंटरनेशनली भी देख ले दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर जहाँ पे भी लीगल सिस्टम या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम परवेल करता है, ये मौजूद है। तो मेरे ख्याल में हमारे मुल्क के अंदर ये जितनी भी चीज़ें की जाती हैं पॉलिटिकली, जिस शख्स को भी, जो मैंने पहले बात की, वो चीज़ें फेवरेबल होती हैं, उसके हक में आ रही होती हैं। अदलिया में भी वही फैसले आपने देखा जब 2016-17 की वो जो सारे के सारे नवाज शरीफ के अगेंस्ट वो डॉन लीग से मामला चले और फिर वो पनामा में डाला, हकामा में निकाला, तो इस तरह लगता था जैसे एक नैरेटिव, एक प्रोस्पेक्टिव डेवलप किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब बहुत बड़े चोर हैं, एक डाकू हैं, ये करप्ट हैं, बदनवान है। और बाद में आज जब वो सारी चीजें फेवरेबल होती नजर आ रही है, तो आज हम उन फैसलों को जो है उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तंज के नश्ते पे आ रहे हैं, अपने जुडिशियल सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो हम ही वो लोग हैं, जब चीजें उसके लिए फेवरेबल नहीं थी तो हम उसको जो है ये कहते थे, ये बदनवान है, ये करप्ट है, ये चोर है, ये डाकू, इनका पूरा टब्बर अली बाबा 40 चोर। आज उन लोगों को चूंकि ये पिंक पार्टी के तौर पे पेश किए जा रहे हैं और रेस में अकेले ही दौड़ रहे हैं। बल्कि मैं एक बात जरूर करूंगा, ऐसे मुझे तो ये बिल्कुल उस बच्चे की कहानी की तरह नजर आता है जिस वक्त पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है कि जो कि अपनी माँ के पास आया ट्रॉफी लेके कि माँ मैं जो है वो दौड़ की रेस के अंदर जीत गया, तो माँ ने शाबाश दी और बाद में पूछा कि कितने और खिलाड़ी थे रेस के अंदर जो तुम्हारे साथ दौड़े थे, उन्होंने कहा कि मैं अकेला ही था और अकेले ही मुझे ट्रॉफी मिली। जो मौजूदा इस वक्त सिनारियो है और नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट भी बिल्कुल चीजें इसी तरह नजर आ रही हैं कि वो आप 2024 के अंदर जो 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, शायद ये किंग पार्टी के तौर पर एक ही पार्टी जो है वो 2/3 अक्सरियत ले लेगी और अल्टीमेटली पंजाब के अंदर भी, केपीके के अंदर भी और बलोचिस्तान के अंदर भी भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। चूंकि दूसरी जो एक पार्टी थी जो लास्ट टाइम जिसने रूल किया था 2018 से 21 के लास्ट तक, 22 तक, तो अल्टीमेटली वहां से तो ना कोई कैंडिडेट सामने आ रहा हो, जो उनके बड़े जो पॉलिटिकली पिलर्स थे या रहनुमा थे वो उनकी भी कमर टूट गई है या 9 मई के बाद वो भी पार्टी से दस्तबरदार हो गए। तो मुझे ये वज़ाहिर चीज़ें नज़र आती हैं कि जितने भी इनके केसेस हैं, चाहे इक्का दुक्का कोई केस मरियम नवाज साहिबा के केस है, कैप्टन सफदर के केस है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, तमाम के तमाम केसेस आइंदा आने दिनों में आप देखेंगे वाश आउट होते यानी आपको ये लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब का एक मरतबा फिर से वजीर आजम बनने का ख्वाब जो है वो हकीकत के करीब है और पूरा होने के करीब है? बिल्कुल जी, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल मुद्दतों की सियासत लेकर वापस आए हैं और इस वक्त जो इनकी इनकलाबी सियासत है और ये जो बातें, नारे, दावे इनकी तरफ से किए जा रहे हैं, अगर आप देखें गुज़िश्ता 16 महीने के अंदर जो इन्हीं की जमात जिस एक पीडीएम को लीड कर रही थी या सुपरवाइज कर रही, उसकी हुकूमत के आप सारे के सारे आंकड़े उठाकर देखें, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तरीक की बदतरीन, सबसे डोरफुल, ड्रेडफुल, ऑफुल हुकूमत के सिनारियो या स्टैटिक्स इसके अंदर नजर आएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अब शहबाज शरीफ की तकरीरें देकर जलसे जुलूसों के अंदर के दोबारा हमें मौका दिया जाए। जब आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो खान साहब के अगेंस्ट लेकर आए थे, उस वक्त भी आप ये बातें करते थे कि हमारी हुकूमत जो है वो आएगी तो हम 16 महीने के अंदर मुल्क की तकदीर के धारे बदल के रख देंगे। अब आपको अवाम क्यों वोट दे? लेकिन चूंकि लोगों के सही पास बैरिस्टर साहब आपकी जानिब आता हूँ। इब्राहिम बेग साहब आप फरमाइएगा, नवाज शरीफ साहब को निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से मिलने वाला रिलीफ, इस रिलीफ की कानूनी हैसियत और अदालत में आइंदा आने वाले दिनों में कितना कारगर साबित हो गई है? ज़हनों में तमाम लोग जो सुन रहे हैं, जो मुझे समझ आता है कि कसूर जुडिशरी का नहीं है। कसूर लोग समझ लेते हैं कि जुडिशरी का कसूर है सारा का सारा। लोग समझ लेते हैं शायद मुक़न्नन का सारा कसूर है। लोग समझ लेते हैं कि नैब का सारा कसूर है। बेसिकली ये पूरे का पूरा जुडिशल सिस्टम, लीगल सिस्टम, एहतसाब का सिस्टम सारे का सारा फॉल्टी है और बदनीति की बुनियाद पे चल रहा है। इसके पीछे किसी की नीयत ठीक है ही नहीं। जब सारे का सारा सिस्टम ही फॉल्टी है और ये बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, इसकी एक्सपायरी डेट बड़े अरसे से आ चुकी है, इसको ठीक होना चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए। जो मौजूदा सिस्टम है उसको अगर हम चला रहे हैं
तो जाहिर है उससे स्मेल तो हमें आएगी, हमें बदबू तो वहां से आएगी, जो कि पूरा पाकिस्तान उसको उसको सफर कर रहा है, उसको स्मेल आ रही है, एक बात। और सेकंड ये है, देखिए, जब आप जुडिशियल सिस्टम, जब आप लीगल सिस्टम, जब आप एहसाब के सिस्टम को पॉलिटिकल इंटरेस्ट के साथ रियासत जोड़ देगी, तो उसमें हमेशा यही होता रहेगा कि रियासत पसंद पे लोगों के हक में सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, और रियासत जिसके खिलाफ होगी हर चीज उसके खिलाफ होना शुरू हो जाएगी। आज पीटीआई को देख लें तो हर चीज उनके उनके अपने, मैं कहता हूं क्राइम अपनी जगह पे, उन्होंने जो ज्यादती की अपनी जगह पे, उनको रियलाइज वो कर भी रहे हैं, लेकिन हर चीज हर किसी के खिलाफ जब होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब यह है कि ये रियासत का फैसला है। जब हर चीज हर किसी के हक में होना शुरू हो जाए तो ये भी रियासत का फैसला है। पॉलिटिकल इंटरेस्ट से या रियासत के जो इंटरेस्ट हैं कंपैरेटिवली जो आज हमने बनाए हुए हैं, इन इदारों को उनसे अलहदा रखना चाहिए। जुडिशियल सिस्टम को सिस्टम के तौर पे चलाया जाए। दुनिया जहां में ये सिस्टम है, आप इंडिया को देख लें, आप वेस्ट को देख लें, आप कहीं भी चले जाएं, तो जुडिशियल सिस्टम इस तरीके से नहीं चल रहे, एहसाब के निजाम इस तरीके से नहीं। सही। बेग साहब क्योंकि मेरे पास वक्त भी कम है तो मैं आता हूं आपकी जानिब ये सवाल लेकर, क्योंकि मुझे मसूद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना है। मसूद साहब, आपने जिस तरह फरमाया कि नवाज शरीफ साहब ने लीडर बनना नहीं चुना, तो ये फरमाइएगा कि क्या 2018 की तारीख को दोबारा दोहराया जा रहा है, वैसे का वैसे ही माहौल बनाया जा रहा है? एक तरफ देखा जाए तो नून लीग उस सारे माहौल पे, 2018 के माहौल पे तनकीद भी करती हुई नजर आती है, लेकिन अब वो उसको दोबारा कबूल कर रही है। देखिए, जब आप स्टेक होल्डर होने का अपना सबसे बड़ा शेयर क्लेम करते हैं और आप कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और जो सियासी क़यादत है उसे मुल्क के फैसले करते हैं, तो ऐसी सूरत में जिम्मेदारी फिर सियासी लोगों की बनती है। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ 2018 में, उस पर भी हम इसी तरह गुफ्तगू कर रहे थे कि ये फैसले गलत हैं, ऐसे फैसले नहीं होने चाहिए। लेकिन इस मुल्क की 25 करोड़ आवाम की जो उमंगे हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, वो इसी जुडिशियल सिस्टम से वाबस्ता हैं। और ये जुडिशियल सिस्टम जब बार बार कॉम्प्रोमाइज होता है तो इससे हमारी उम्मीदें खत्म होती है, रियासत इससे कमजोर होती है, रियासती इदारे से कमजोर होती है। तो अगर रियासत ये फैसला करती है कि किसी को उससे लाडला बनाना है, तो लाडला बनने के लिए आप तैयार भी तो होती हैं। उस वक्त जब आप इल्जामात लगाया करते थे या उस वक्त आप शिकायत किया करते थे, तो उस वक्त आप विक्टिम थे। आज आप बेनिफिशरी हैं। जब आप बेनिफिशरी हैं तो आपके लिए सब कुछ ठीक हो गया। जब आप विक्टिम बनती है तो आपके लिए सब कुछ गलत हो जाता है। तो सिर्फ आपकी जात ही के सारा निजाम घूमेगा, सारा निजाम आप ही की, यानी आपके लिए जो ठीक है वो सब कुछ ठीक है। तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? जो बड़ा स्टेक होल्डर होने का दावा करता है। तो शिकायत यह है मियां नवाज शरीफ से कि जब आप विक्टिम थे उस वक्त सब कुछ गलत था, आप वोट को इज्जत देने की बात करते थे, लेकिन जब चीजें आपके फेवर में जा रही हैं तो आपको हर ज्यादती, हर बुरी चीज कबूल है। जो कल हराम था वो आज हलाल हो गया, ये कैसे हो सकता है? नाज़रीन, ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब के केसेस और सियासी माहौल के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मसूद रज़ा साहब, आपने जिस तरह से बात की कि फेवरेबल माहौल होता जाए तो जब हलाल होती हैं चीज़ें तो हराम, और फिर हराम और हलाल, यानी आपके फेवर में होना शुरू हो जाएं तो हलाल हैं, आपके अगेंस्ट होना शुरू हो जाएं तो हराम है। सर, ये भी फरमाइएगा कि इस सारे सिनेरियो का जो जिम्मेदार है वो सियासतदान ही हैं, क्योंकि वो हमेशा इशारों की तरफ देख रहे होते हैं और जब उन्हें इशारे मिलते हैं तो वो अपने मामलात को दुरुस्ती की तरफ समझते हैं और फिर कौम के मसाइल जो हैं कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं। देखिए ना, सिर्फ ये नवाज शरीफ साहब की वापसी का ही मामला नहीं है। आप देखें शहबाज शरीफ साहब की केसेस, जिस दिन उन्हें वजीर आजम बनना था उन पे फर्द जुर्म आरिफ होनी थी, उसी दिन उनको वजीर आजम बनाया गया। और फिर नैब हो या FIA, उसने अदालत में खड़े होकर कहा कि हमें इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और इनको जो इसमें आसानियां मिल सकती हैं वो उनको दी गई, यानी उन्होंने अपना केस विड्रॉ कर लिया। इसी तरह उनकी बेटों के साथ ऐसे ही हुआ, इसी तरह मरियम बीबी के साथ ऐसे ही हुआ, इसी तरह इसाक डार साहब के साथ ऐसे ही हुआ। अब नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार में आ रहा है तो उनके साथ भी ऐसे हो रहा है। तो ये जो मैसेजिंग है पूरी कौम के लिए, ये कितनी खतरनाक मैसेजिंग है कि हमारे सियासतदान खुद ताकतवर हलकों के साथ मिलकर ये सब कुछ कर रहे हैं। और एक आम आदमी जो एक छोटी से किसी मामले में, पुलिस के मामले में फंसा होता है, उसकी नस्लें गुजर जाती हैं, उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती। लेकिन इनके लिए कोई कानून नहीं है। मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमारे यहाँ 2 असेंबलियां पंजाब और KPK की, उनके इलेक्शन नहीं हुए, आइन टूट गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइन टूटा है।
सदर ने तारीख नहीं दी, आइन टूटा। तो आइन इनकी नजरों के सामने टूटा, और कैसे टूटा कि इन्होंने बाकायदा कानून साजी करके आने वाली हुकूमतों को लंबे अरसे की मुद्दत फराहम की, उनको एक लीगल कवर फराहम करने की कोशिश की। तो ये अपने जब इन पे बनती है तो ये गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं। इनके उसूल कुछ और होते हैं सियासत करने के, इनके मुखालफिन के उसूल कुछ और होते हैं सियासत करने के, और ये सबके साथ अक्रॉस द बोर्ड है। तो ये कब खत्म होगा, कब हमें अपने रियासती इदारों पर एतबार आएगा? देखिए, इसका नुकसान ये है कि अगर मैं आज इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ अपने मुल्क में, मैं कैसे करूंगा? मुझे तो भरोसा ही नहीं है अपने जुडिशल सिस्टम पर, अपने लीगल सिस्टम पर, अपने अदालती निजाम पर। मेरे साथ होने वाली ज्यादती का इजारा कहाँ होगा, कैसे होगा? मुल्क का सबसे बड़ा मसला तो इकोनॉमी है ना। तो कैसे मैं यहाँ पर एतमाद करूँ, कैसे यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट करूँ? मैं तो यही कोशिश करूंगा ना कि किसी और मुल्क में मुझे मौका मिले, मैं वहां पे इन्वेस्टमेंट करूँ जहाँ पर मेरी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो, जहाँ पर कानून की हुक्मरानी हो, जहाँ पे लोगों को इंसाफ मिलता हो। तो ये खुद हमारे सियासतदानों को देखना होगा कि उन्होंने कैसा पाकिस्तान बनाना है और खुद उन्होंने क्या बनना है। अगर 40 साल पहले नवाज शरीफ साहब कंधे पे बैठकर आए थे तो 40 साल बाद भी कंधे पे बैठकर आ रही है। यानी सूरत हाल तो इसी बिल्कुल तरह भी नहीं बदली, जी। सूरत हाल बिल्कुल भी नहीं बदली। दुरुस्त सम की जानिब अगर जाना है तो सियासतदानों को खुद फैसला करना पड़ेगा। मसूद साहब, टाइम मेरे पास कम है। इब्राहिम बेग साहब, सर फरमाइएगा, एहतसाब का निज़ाम क्यों कमज़ोर है? क्या सियासतदान ही इसकी वजह है? क्योंकि आपने जुडिशल सिस्टम की मजबूती के हवाले से बात की थी कि सिर्फ और सिर्फ जुडिशल सिस्टम को ही मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। देखिए, पूरे के पूरे सिस्टम गल सड़ चुके हैं, उनको रिप्लेस करने की जरूरत है, उनके बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। कैसे? लेकिन करेगा कौन? बेसिकली बात यह है, हुक्मरान तबका करेगा। हुक्मरान तबके को तो चाहिए यही जो वो कर रहे हैं। अवाम में से कोई आगे आया नहीं है, कोई आगे रखा नहीं गया। ना पॉलिटिकल पार्टीज में आम लोग हैं, ना जुडिशरी में आम लोग हैं, ना ब्यूरोक्रेसी में आम लोग हैं। तमाम मफाद परस्त बेसिकली इकट्ठे हो गए हैं। उनको लीड करती है एस्टेब्लिशमेंट, और उसके साथ जुड़ गए हैं सियासतदान, जो सबसे बड़े कल्प्रेट्स इसलिए हैं कि लोगों के नुमाइंदा बेसिकली तो सियासी पार्टी और सियासतदान है, सियासी निज़ाम है। सियासी निज़ाम जब खुद एक बड़े इदारे के साथ जुड़ के एक बड़ी इलीगल और इस तरह के सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा, तो लोगों के मफादात का क्या बनेगा? आइन की पासदारी का क्या बनेगा? कानून के सिस्टम को ठीक करेगा कौन? जबकि जिनके खिलाफ जो कुछ हो रहा है, अवाम जो पिस रहे हैं यहाँ पे, उनकी जब नुमाइंदगी नहीं है और उनके खिलाफ ही सारा कुछ होना है, प्रिविलेज लोगों ने करना है, तो उसको ठीक करने का चांस कहाँ से पैदा होगा? दुख की बात तो ये है कि 75 साल से हम यही कुछ कर रहे हैं, उसको बार बार कर रहे हैं, उन गलतियों को बार बार कर रहे हैं। मुल्क का आलम यह है कि हमारे इर्द गिर्द तमाम ममालिक बहुत आगे चले गए, हम बहुत पीछे रह गए। पॉलिटिकली नहीं, उसके साथ जुड़ी हुई तमाम चीजें, इकोनॉमिकली देख लें, सोशली देख लें, कल्चरली देख लें, किसी भी लिहाज से अपना जुडिशल सिस्टम देख लें, अपने हिसाब का निज़ाम देख लें। हम पर्चा आउट हो गया, जो हमें पेपर दिया गया कि ये एग्जाम है और पेपर है, वो पेपर आउट हो गया, हम सब फेल हो गए। फिर भी हम उसी पर्चे के साथ हैं, उसी पेपर के साथ चल रहे हैं। तो हम मुल्क को, रियासत को कहाँ धकेलना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल ही ऐसे लोग डिक्लेयर्ड हो जाए जो दुनिया जहान की नजरों में नाअहल, क्रिमिनल, प्रिविलेज बेस्ड हूँ, आइन के खिलाफ हूँ, आइन को वायलेट करें, आइन को ब्रेक करें, कानून को एक साइड पर रखें, जुडिशल सिस्टम को फेल करें। हम इस तरह के लोग तो ऑलरेडी किसी हद तक डिक्लेयर हो गए हैं। क्या हमेशा के लिए डिक्लेयर होना चाहते हैं? ये रियासत को सोचना होगा, सही, रियासत को बेग साहब सोचना होगा। क्योंकि वक्त मेरे पास कम है, माजरत के साथ बैरिस्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी मुझे लेना है। बैरिस्टर साहब फरमाइएगा, रियासत को जिस तरह बेग साहब कह रहे हैं कि सोचना होगा अपने सिस्टम को बेहतरी की तरफ लाने के लिए, आप ये फरमाइए कि अदालती निज़ाम में शफाफियत को किस तरीके से मजबूत और मुस्तहकम किया जा सकता है? देखिए जी, आर्टिकल 25, आर्टिकल 4 और 5 की इन्फोर्समेंट को, इम्प्लीमेंटेशन को सोसाइटी में और पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनारियो के अंदर यकीनी बनाने की ज़रूरत है। जब तक आप फ्रीली, फेयरली, जस्टली, इम्पार्शली चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, क्रेडिट स्टेटस एंड डेजिग्नेशन, जो है वो रूल ऑफ लॉ की प्रिवेलेंस के लिए काम नहीं करेंगे, हमारा सिस्टम इसी तरह ऑक्सीजन पर लगा रहेगा, बल्कि वेंटिलेटर पे अपनी आरी शान से गिनता रहेगा। और जहाँ तक ये नैब की आप बात कर रहे थे, आई मस्ट से वन थिंग इन दिस रिगार्ड
नैब इज़ द वेपन इन द हैंड्स ऑफ द सर्विंग गवर्नमेंट, जो कि इस्तेमाल किया जाता है अपने पॉलिटिकल रीफ को डिस्पर्स करने के लिए या डैमेज करने के लिए। जब तक जो भी सर्विंग गवर्नमेंट है वो इस चीज़ का अदा नहीं करेगी या इस चीज़ के बारे में डिटर्मिन्ड नहीं होगी कि अगर हम आज सर्विंग हुकूमत है, कल को अगर हम अपोजिशन में बैठेंगे तो यही जो हुकूमत आएगी वो हमारा नैब को बतौर टूल, बतौर वेपन हमारे खिलाफ जो है पॉलिटिकल इस्तेमाल करेगी। तो मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकली ये तमाम क्वार्टर्स को आपस में बैठ के कंसेंसस और इत्तफाक राय डेवलप करने की ज़रूरत है, चूँकि हमारे सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मकबूल बाकर की 87 पेजेस की जजमेंट थी, मंसूर अली शाह की, याहिया अफरीदी की जजमेंट थी कि नैब इज़ एस्टैब्लिश्ड फॉर द आर्म ट्विस्टिंग ऑफ द पॉलिटिकल क्वार्टर। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम इन तमाम चीज़ों से बालातर होकर या बलायता रखते हुए नहीं डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो सियासी इस्तेकाम जो है वो भी एट स्टेक रहेगा और एट द सेम टाइम सही इकोनॉमिकली सही, यानी कि माशरती तौर पर बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। कौमी कंसेंसस की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है और तमाम स्टेक होल्डर्स को मुल्की निज़ाम को, सिस्टम को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए सोचना होगा। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके पॉइंट ऑफ व्यू का। जनाब इब्राहिम बेग साहब आपका भी शुक्रिया और मसूद रज़ा साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।